पढ़ाते पढ़ाते कैसे टॉपर बने, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी अभी हम जानेंगे। उसी कमरे में चलेंगे जिसमें वो पहले छात्रों को पढ़ाया करते थे। आया था क्योंकि मैं 2 बार फेल हुआ था सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स फेल हो रहा है, सीएपीएफ का इंटरव्यू नहीं आ रहा है, तो कुछ अलग कर लेते हैं। वीडियो सब कुछ मिल जाती हैं, फ्री में है। मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, सीएपीएफ के इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। 2020 में 6 नंबर से बाहर हो गया, 2021 में सीधी पहली रैंक आई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। वो हमें ये भी कहते हैं कि भैया जो लोग यूपीएससी सीएपीएफ को क्वालिफाई करते हैं आप उनका इंटरव्यू भी लिया करो। तो आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं हिमांशु वत्स, जिनका 2021 में फर्स्ट रैंक आया था यूपीएससी सीएपीएफ में। और सबसे अच्छी बात ये मुझे बेहद अच्छी लगी कि वो एक गाँव से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो गांव वाले स्टूडेंट हैं वो वीक होते हैं और गांव में रह कर के हम तैयारी नहीं कर सकते, हमें शहर ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे हिमांशु सर ने जो लोग ये कहते हैं कि हमें शहर ही जाना पड़ेगा, उनके लिए एक उदाहरण बन कर के सामने आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शहर ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही कर पाएंगे। गांव में रहते हैं और गांव में रह कर के वो पहले पढ़ाते भी थे स्टूडेंट को, और पढ़ाते पढ़ाते कैसे टॉपर बने, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी अभी हम जानेंगे। उसी कमरे में चलेंगे जिसमें वो पहले छात्रों को पढ़ाया करते थे। दोस्तों, यही वो कमरा है जिसमें वो पढ़ाते थे छात्रों को, और पढ़ाते पढ़ाते कैसे टॉपर बने उनसे ही जानेंगे। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और क्या आप भी यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी करते हैं तो कहाँ से, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताइए। ये एक ऐसे टॉपर की कहानी है जिन्होंने गांव से करके दिखाया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका सपना लेकर के शहरों में जाते हैं। ये इनका एक कमरा है जिसमें ये पढ़ाई करते थे, और आप देखेंगे अभी ये कुछ छात्रों को अभी भी पढ़ाते हैं। अभी भी छोड़ा नहीं है इन्होंने पढ़ाना, पहले भी पढ़ाते थे। ये इनका एक छोटा सा वाइट बोर्ड है और ये ट्राइपॉड वगैरह हैं, और अभी भी कुछ लिख रहे हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बैठ जाइए क्योंकि मैं तो बैठा ही रहता हूँ पूरे दिन भर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट का ये मानना होता है कि अगर हम बड़े शहरों में ही जाएंगे गांव से तो ही हम कर पाएंगे, लेकिन आपने ये सब कुछ तोड़ दिया कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाँव से भी टॉपर बन सकते हैं। आप गाँव से टॉपर बने हैं, तो क्या गाँव के जो बालक बालिका होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और उन्हें शहर को जाना पड़ता है? आपने ये भ्रम तोड़ दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरी है शहर की तरफ रुख करना या गांव से ही किया जा सकता है? सबसे पहले तो शिवम सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे या मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको इतना वो समझा कि मैं स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं और अपनी जो स्ट्रेटजी है उन तक शेयर कर सकूं। तो जैसा कि आपने पूछा कि गांव के बच्चे कर सकते हैं कि नहीं, तो आपके सामने मैं हूँ। मैंने यहीं से रह करके अपनी सारी प्रिपरेशन करी, सारी तैयारी करी। ना मैं कभी ओल्ड राजेंद्र नगर गया, ना मैं कभी मुखर्जी नगर गया। कभी घूमने फिरने के लिए गए तो गए, कुछ नोट्स लेने हैं, कुछ मटेरियल लेना है वो चले गए, कुछ चीज़ें मार्केट में आई है वो देखने चले गए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि होता है ना, मार्केट में कुछ ट्रेंड चल रहा है और टॉपर्स क्या खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम आइडिया लगाते हैं। तो सिर्फ इतना था। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी गाँव का बच्चा, बालक हो, बालिका हो, जो भी हो, वो सक्षम नहीं है बिना वहाँ जाए। वो घर पे रह करके भी अपनी तैयारी कर सकता है, और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उधर जा करके रहो। मैं एक बार भी नहीं रहा, ना मैं अपने कॉलेज के कभी हॉस्टल में रहा। मैं हमेशा यहीं पे रह करके मैंने अपनी तैयारी करी। और बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो लगन है, आप मटेरियल ढूंढ लोगे, वीडियो सब कुछ मिल जाती हैं, फ्री में है। मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, सीएपीएफ के इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, एसएससी के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी और आपका गूगल के ऊपर भी। आप चाहो, बस आपके अंदर वो जील, वो इच्छा होनी चाहिए करने की। अच्छा सर, मुझे ऐसा पता चला है कि आप पहले भी पढ़ाते थे, टॉपर जब नहीं थे, और अभी भी पढ़ाते हैं। तो कहाँ पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं? सर, पढ़ाने की जर्नी के बारे में बात करूं तो मैंने 27 जून 2022 को अपना पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया था। क्योंकि मैं 2 बार फेल हुआ था सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स फेल हो रहा है, सीएपीएफ का इंटरव्यू नहीं आ रहा है, तो कुछ अलग कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। कब तक घर बैठे रहेंगे, कब तक पैसे मांगते रहेंगे पेरेंट्स से? वो भी किसान है, मेरे फादर भी किसान है, मदर हाउसवाइफ है। लिमिटेड पैसा होता है, एजुकेशन पे ऑलरेडी लग चुका है काफ़ी सारा। कॉलेज की फ़ीस भी 1 लाख 1.5 लाख के अराउंड थी।
तो कहीं ना कहीं ताकि कुछ अलग करते हैं, तो पढ़ाना शुरू कर दिया। यही वो बोर्ड है जिसके ऊपर मैं पढ़ाता था, ये मेरे ट्राईपोड्स हैं जिनके थ्रू मैं अपनी जो है वो पढ़ाता था। इधर ट्राईपोड अपना रखा, बोर्ड के ऊपर पढ़ाना शुरू किया। तो वो 27 जून से लेकर के आज तक भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 27 जून 2022 से लेकर के, और जब भी फ्री टाइम मिलता तब भी पढ़ाता हूँ। अभी भी मैं इवन 2024 की स्ट्रेटेजी क्या होगी CAPF के बच्चों के लिए, क्योंकि 23 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ कि 2024 की स्ट्रेटेजी कैसे लाई जाए, क्या उनको बताया जाए नया, जो चेंज आया 2023 में उसके हिसाब से 2024 को कैसे आप तैयार करोगे। तो बस वही है, वही पढ़ाना कंटिन्यू है, और आगे भी अगर टाइम मिलेगा तो करता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सर को सम्मानित किया गया है, यहाँ पे कुछ ट्रॉफी वगैरह रखी हुई हैं, इनकी कुछ बुक्स वगैरह भी हैं। किस तरीके से जो दूसरे छात्र भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इनकी एक छोटी सी कोशिश है कि उनके क्या डाउट होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनको दूर किया जाए। तो इस तरीके से छोटे से बोर्ड से ये आपके जो भी सवाल रहते हैं आप तक सॉल्व करके पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपसे थोड़ा सा उम्मीद ये है, आप मुझे देखते हैं कि थोड़ा सहयोग करें तो ये बोर्ड थोड़ा बड़े में बदल जाए। सर मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, क्या आपकी रणनीति रही थी? कॉलेज की आपने बात की है, तो ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से किया था? सर सबसे पहले तो मैं भी, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर सपोर्ट करो सर को भी और मुझे भी, ताकि ये जो छोटा सा बोर्ड है इसको हम जल्दी एक बड़े बोर्ड के अंदर, एक डिजिटल बोर्ड के अंदर चेंज करें और बेटर से बेटर कंटेंट जो है वो बच्चों के लिए ला सकें, जो भी CAPF की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज बहुत ही कम सिविल सर्विसेज के टॉपर्स के या फिर नॉन सेलेक्टेड लोगों के बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, मिलियंस में, लैक्स में। CAPF का नहीं मिलेगा शायद, या तो मेरा है और एक दो और होंगे जो 10-12-13 हज़ार सब्सक्राइबर पे होंगे। तो बस वही है, क्योंकि वो 13,000 15,000 वो मार्क क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सभी CAPF एस्पिरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करो, ताकि हम भी उस लैक वाला जो मार्जिन है वहाँ तक पहुँचे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास भी टीम होगी और अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे, जो अभी हम इस छोटे से बोर्ड के थ्रू समझा पा रहे हैं। कई बार मैं पढ़ाते वक्त सामने आ जाता हूँ, तो वो इशू सोल्व हो जाएगा अगर हम डिजिटल बोर्ड का यूज़ करना शुरू कर दे तो। बाकी जो आपने मुझसे मेरी रणनीति और मेरी ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो NSIT दिल्ली, जो कि द्वारका के अंदर है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है 2019 के अंदर। 2015 से 19 मेरा बैच था, और तभी से मैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन के अंदर लग गया था। दोस्तों ये कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इनका बुलंद हौसला था, और गांव के छात्र ने वो कर दिखाया जो कई बार शहर के छात्र नहीं कर पाते हैं। और लाखों स्टूडेंट जाते भी हैं शहर की तरफ, तब भी नहीं कर पाते हैं। इन्होंने ये कर दिखाया है। छोटा सा कमरा है, इधर कुछ किताबें रखी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो कहीं ना कहीं छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ रिजल्ट आया, उनका भी आपने इंटरव्यू लिया है, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आप छात्रों के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं कि हमने जो सीखा है दूसरों को सिखाएं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, ये बेहद अच्छी बात है। और जो अभी जिनका रिजल्ट आया है उनको क्या कहना चाहेंगे, और इस रिजल्ट में जो लोग असफल हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, निराश हो जाते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली 7 अगस्त को 2022 के CAPF का भी रिज़ल्ट आया है, और मैं बड़ा लकी हूं कि रिज़ल्ट उनका आया है, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं खुश हूं। इवन रैंक 1 से भी ज़्यादा मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि जब अगले साल का टॉपर आपको आके ये बोलते हैं ना कि सर आपकी ये वीडियो देख करके मेरे को ये हेल्प मिली, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को रैंक 1 ने, रैंक 2 से तो मेरी बात नहीं हुई, बट रैंक 1 ने, रैंक 3 ने, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे पास ढेरों मैसेज आए हैं कि हिमांशु सर आपके इंटरव्यू वाली वीडियो से ये हेल्प मिली, आपकी पेपर 1 की वीडियो से ये हेल्प मिली, पेपर 2 की वीडियो से ये हेल्प मिली, और आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो जो अभी जो 2022 में सेलेक्टेड हुए हैं, उन सबको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ टॉपर नहीं बने हो, टॉपर बनने के साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप अब सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं रहे, आप पूरी CAPF कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एस्पिरेंट कम्युनिटी को। तो वो कम्युनिटी के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको किसी के द्वारा पूछा जा रहा है कि हमारे पास आकर के बच्चों को कुछ गाइड कर दो, कुछ इंटरव्यू दे दो, तो आपको ज़रूर देना चाहिए। मैंने हर जगह इंटरव्यू दिया है, कहीं पे भी मैंने मौका नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बच्चा पढ़ने वाला, चाहे मेरा हो चाहे किसी और कोचिंग का हो, स्टूडेंट होता है, और हमारा टॉपर का एक फ़र्ज़ है कि वो उस जगह जा करके उस बच्चे को पर्सनली गाइड करे, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो मैं अपने चैनल के थ्रू और डिफरेंट कोचिंग्स पे जाने के थ्रू वो करता आ रहा हूँ। और जो भी 2022 के टॉपर्स हैं उन सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके एस्पिरेंट्स को आप हेल्प कर सको उतना हेल्प करो। और एक चीज़ इसके साथ रखनी है, वो ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको एथिकल भी रहना है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जो अनएथिकल हो या इनएथिकल, जो भी होता है। इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, तो
एथिकल आपको रहना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है। टॉपर बनना अपने आप में बड़ा मुकाम तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज जब आते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं आपका रिप्लाई नहीं कर सकता। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो ये बोल दे कि हिमांशु सर के पास रिप्लाई मैसेज किया हमने और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं रिप्लाई नहीं आया। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर सारी कमेंट का रिप्लाई, सारे इंस्टाग्राम, सारे यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह का रिप्लाई जो वो चला जाता है। तो उस टॉपर को भी मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी टॉपर्स हैं, सभी टॉपर्स हैं, रैंक 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसको ज़रूर बताओ। और खासकर गर्ल्स टॉपर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे टाइम पे 2021 के टाइम पे कोई गर्ल टॉपर थी नहीं जो इंटरव्यू दे सके। एक ही गर्ल थी और उनका इंटरव्यू हुआ और काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन 2022 के अंदर काफ़ी सारी गर्ल्स टॉपर हैं जिनको मैंने भी रीच आउट करने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी मैं भी फेस कर रहा हूँ। तो गर्ल्स टॉपर से खासकर रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं हमारे इंडिया की, देश की, गाँव की, जो आपसे कुछ सीखना चाहती हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हिमांशु सर लड़कियों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो उसका मेरा एक रीज़न होता है कि पैट्रियार्कियल माइंडसेट। उसका दूसरा रीज़न ये है कि जो गर्ल्स टॉपर्स है ना, वो खुद लीडर बनने के लिए रेडी नहीं है। मैं अगर लीडर बना हूँ, मैंने अगर अपना चैनल खोला है, पढ़ाना शुरू किया है, 150 से ज़्यादा वीडियो में डाल चुका हूँ, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उन जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो आगे जा करके आपको एडमायर करेंगी, आपको फॉलो करेंगी, वही लोग आपके इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के फॉलोवर बनने वाले हैं। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लड़कियों तक आपकी बात पहुँचाई जाए, उनको बताया जाए कि मैं ये हूँ, मैंने ऐसे रह के इन परिस्थितियों में, इन चैलेंजेस के साथ ये तैयारी जो है वो की है। उनसे इतनी लड़कियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि CAPF में बहुत कम लड़कियाँ देखने को मिलती है। आप जब हमारे फेलिसिटेशन के अंदर आए थे, आपने देखा था एक भी गर्ल टॉपर वहाँ नहीं थी, क्योंकि है ही नहीं, सेलेक्ट ही नहीं हुई कोई। एक ही हुई जो कि जम्मू कश्मीर से, वो आ नहीं सकती। तो सर मेरा अब आपसे ये भी सवाल है, रणनीति किस किस तरीके से आपकी रही थी? जैसे हर किसी की अलग अलग होती है, आपकी क्या रही थी? अब इस पर बात करना चाहिए। जी सर। तो सर रणनीति के बारे में बताने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मैं उसको बता दूं CAPF थोड़ा कैसा होता है और क्या होता है। CAPF बेसिकली हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जिसके अंदर हमारी CISF, SSB, ITBP, BSF और CRPF है। इन 5 फोर्सेज के लिए असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक ग्रुप, एक गजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है और UPSC के द्वारा कंडक्टेड किया जाता है। अब इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिटन एग्जाम, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। दूसरा होता है फिजिकल एंड मेडिकल, और तीसरा होता है इंटरव्यू। पहले आपको रिटन को क्वालिफाई करना है, फिर फिजिकल मेडिकल होगा, उसको आपको जस्ट पास करना है, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे और तब आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। अब रिटन जो पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, 125 MCQ आते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। वही सब सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें। और पेपर 2 आपका वो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, और वो सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको एसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रीसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर जो है वो सोल्व करनी होती है। फिर उसके बाद फिजिकल मेडिकल आपका आएगा, जिसके अंदर आपको 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट ये करने होते हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा अगले दिन, जिसके अंदर आपको आपकी बॉडी का पूरा चेकअप होगा, आपके बोन्स वगैरह या आपकी आईज़ वगैरह, नोज, ईयर्स, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि UPSC का सिविल सर्विसेज का जो बोर्ड होता है वही आपका इंटरव्यू लेता है। मेरा इंटरव्यू एक बार डॉक्टर मनोज सोनी सर के द्वारा लिया गया है, जो कि आज UPSC के चेयरमैन है, और एक बार लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर है, उनके द्वारा लिया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो पेपर 1 के अंदर देखो, पेपर 1 के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है। जैसे मैंने अपने चैनल पे ढेरों वीडियो बनाई है, हाउ टू स्कोर 170+ इन पेपर 1, क्योंकि मैं ऑल्दो मेरे से पहले भी एक बंदा ला चुका है जिसके 187 मार्क्स आए थे 2019 में, लेकिन ये जो ट्रेंड था 180+ मार्क्स वाला, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मेरी तरफ से ही शुरू हुआ है। उनके आए हैं लेकिन किसी को पता नहीं है। जब पहली बार मैंने यूट्यूब पर बोला था कि मैंने 180+ स्कोर किया, तो लोगों को ये था कि इतने मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, इतने आते तो आप रैंक 1 होते, और वो 3-4 महीने बाद वो हो भी गया कि मैं रैंक 1 आ गया। तो वो जो ट्रेंड है 180+ लाने का, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, और सिंपल फंडा वही है, आपको उस एग्ज़ाम की डिमांड को समझना है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी वेटेज है, उस सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक्स पे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जब वो समझ लोगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लग जाएंगे। जैसे कि मैं एक स्टोरी छोटी सी है बताता हूँ। जब हम एग्ज़ाम दे के आए तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मानचू कितने नंबर बन रहे हैं। मैं कहा छोड़ नंबर छोड़, क्वेश्चन बता कितने करके आया। तो उसने बोला कि 95 क्वेश्चन वो करके आया है, 97 वो करके आया। मेरे मुंह से निकला था भाई 99 तो मेरे सही हैं, करके आया तो मैं 120 हूँ, 99 तो मेरे सही है। तभी वो 180+ टच हुआ।
तो मेरे को वो सब्जेक्ट का पता है कि किस सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है, साइंस की ज़्यादा वेटेज है, अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर्स की काफ़ी वेटेज है, अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स एंड रीजनिंग की काफ़ी वेटेज है, अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री पॉलिटी की वेटेज है, ज्योग्राफी की वेटेज है, उनमें भी कोई कुछ टॉपिक्स है जिनकी वेटेज है। आपको सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर खूब सारी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्त है, उनके थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो ज्वाइन करो, नहीं चाहो तो मत करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद से मेहनत करोगे तो भी हो जाएगा। देन उसके बाद पेपर टू के अंदर मैं थोड़ा उस तरीके का इंसान हूँ जिसको ये पता है कि अगर वो कल भी जाकर के एग्ज़ाम में बैठेगा तो वो एवरेज नंबर ले आएगा। तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की पेपर 2 में, सिर्फ ग्रामर को पढ़ा और न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में पढ़ता आ रहा था, क्योंकि वही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर लिखने के लिए हमें। बाकी प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन हर बच्चा अपनी 10वीं 12वीं की तैयारी में करता ही है। तो ये पेपर 2 की मेरी स्ट्रैटेजी रही। बाकी आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर पेपर 2 की तैयारी करनी है अच्छे से और आपको अपने ऊपर रिटर्न में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज पेपर 2 के लिए ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज़ आपकी पूरी हो रही है, क्या चीज़ आपकी छूट रही है, ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप एग्ज़ाम लिखोगे घर बैठ के, है ना। तो जैसे मैं 12वीं में करता था, मेरा ये ट्रेंड 12वीं से बना है। मैं 12th में जैसे आप ये देख सकते हो मेरे 97.2% आए थे 12th में। हाँ दिखाइए एक बार। आई वॉज दिस डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑफ माई एरिया। तो उसमें 97.2 मेरे आए थे। मेरे को तब से पता है कि पेपर लिखने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो जब मेरा पेपर होता था उससे एक दिन पहले मैं पूरा 3 घंटे का पेपर सोल्व करके जाता था, और जब तक वो 2.5 घंटे में सोल्व नहीं हो रहा ना, मैं देता जाऊँगा। लेकिन CAPF में मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं उतना कर चुका था। वो 12th में और ग्रेजुएशन के टाइम पे इतनी मेहनत कर चुका था कि मेरा सेट था कि हाँ मैं कर लूँगा, स्पीड मैनेज हो जाएगी। बट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, तो उनको ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये है पेपर 2 की तैयारी। बाकी आप न्यूज़पेपर मस्ट है, और कोई भी या तो यूट्यूब वीडियोज़ फॉलो कर सकते हो, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब वीडियोज़ डालते हैं, और नहीं तो आप किसी भी बड़ी कोचिंग की मंथली मैगजीन जो आती है उसको फॉलो कर सकते हो, उसके आपका पेपर 2 का कंटेंट बन जाएगा। देन फिजिकल के लिए आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, रनिंग करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। गर्ल्स के लिए भी यही है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गर्ल्स को, तो इसलिए बोलता हूँ कि फिजिकल मेडिकल गर्ल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ रिटर्न में बहुत हाई स्कोर करती हैं बट फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाती हैं, और लॉन्ग जंप सबसे बड़ा कारण है उस चीज़ का। तो आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई जो है वो करोगे। और फिर उसके बाद इंटरव्यू आता है, जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी। पहले अटैम्प्ट में मेरे को 90 मार्क्स मिला था इंटरव्यू में, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में मेरे को 110 मार्क्स मिले, जो कि 1 ऑफ द हाईएस्ट थे। और वो क्यों मिले? क्योंकि मैं यूट्यूबर था, समझ रहे हो। मैं क्यों रैंक 1 लेके आया, मैं क्यों 110 नंबर लेके आया? मेरे सामने आप खड़े हो, 10 लोग खड़े हो, 10 लाख लोग खड़े हो, वो सब मेरे सामने अब एक कैमरा है और कुछ नहीं। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे सामने भी कोई भी खड़ा हो, मैं फुली कॉन्फिडेंट होकर के उनके सामने बात। मैं बहुत सारे ऑफिसर से मिल चुका हूँ जब से रिजल्ट आया, और कहीं पे भी एक वो नहीं आया कि यार ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैं डरूँ। रिस्पेक्टफुल है लेकिन डरना नहीं है। तो वही चीज़ मैंने इंटरव्यू के अंदर फॉलो करी। मेरे मेंटोर थे, वो भी अच्छे लेवल पे थे, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया, चौधरी सर, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करना है, वैसे करना है। बाकी मेरी एक फ्रेंड भी है, उन्होंने खूब हेल्प करा शुरू से लेकर के लास्ट तक। सारे मॉक इंटरव्यूज़ को मेरे देखना, ये गलती है हिमांशु, ये चेंज कर, ये सही है, ये चलने दे, इस मॉक इंटरव्यू में ये कमी है। तो एक ऐसा फ्रेंड चाहिए, एक ऐसा मेंटोर चाहिए, ये 2 लोग मिल जाए। फैमिली का सपोर्ट तो ज़रूरी है, ये अगर आप मिल जाए और आप में लगन हो, डेफिनेटली आप कर जाओगे। मैंने इंटरव्यू में वही किया, सरल रहा, हिंदी में इंटरव्यू दिया, ऑनेस्ट रहा, जो पूछा उसका जवाब दिया। पूछा CDS क्यों नहीं दिया, तो सर टाइम नहीं था इसलिए नहीं दिया। सिविल सर्विसेज और CAPF करना था, इसलिए CDS पे समय बर्बाद करना ही नहीं चाहा। अगर आपको ये सवाल आता है, सर नहीं आता, क्यों नहीं आता, सर नहीं आता, बस ख़त्म। तो प्लेसमेंट में, अब मैं जिस कॉलेज से हूँ उधर 15-20 लाख की प्लेसमेंट आराम से मिलती है, बट मैंने वो छोड़ के सिविल सर्विसेज और CAPF क्यों चूज़ किया? क्योंकि सर मैं करना चाहता था, मैं इंस्पायर करना चाहता था। जब मेरे गांव में मेरा सम्मान हुआ था, कितने सारे बच्चों ने वो देखा होगा और कितने लोग मोटिवेटेड हुए होंगे। मैंने यूट्यूब पे भी वो वीडियो शेयर करी अपने चैनल के ऊपर, ताकि और जो गांव के बच्चे हैं और जो एरियाज़ के बच्चे हैं वो भी इसको देखें। तो वो इंस्पायर करना था। मुझे बोला गया इंटरव्यू में कि नहीं, आप इंस्पायर करने तो नहीं आ रहे हो। मैंने सिंपल जवाब दिया कि सर मैं इंस्पायर करने आ रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अब वो तो आपके ऊपर है कि आपको वो लगता है कि नहीं लगता। तो सच्चाई रखी, सामने डट के खड़े रहे। ये नहीं कि सर सॉरी सर मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, तो ये नहीं करना बस। दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बिल्कुल भी कहीं पे नहीं रुके हैं सर, फटाफट एकदम जवाब उधर से आ ही जा रहा था। ये एक छोटा सा रूम था, और इस कमरे की कहानी पूरे देश भर से अलग है, क्योंकि इसी में ही पढ़ाते थे और इसी में रह कर के कैसे टॉपर बने।
वो पूरी कहानी हिमांशु सर ने आपको बता दी है। अब आपको करना क्या है, इसे दबा के शेयर करना है ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता ज़रूर चल जाए कि ज़रूरी नहीं है बड़े शहर में जाना, ये गांव से भी टॉपर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव में रह कर के हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, हमारे यहाँ पे नोट्स बुक नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इन्होंने कर दिखाया है सर ने। क्या सर गांव में दिक्कत होती थी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नोट्स बुक नहीं मिल रही है, माहौल नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है साथ में पढ़ने वाले, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा? जैसे मुझे भी कमेंट करते हैं भैया यहाँ पे वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे बच्चे चाहिए साथ में पढ़ने वाले, जब भी होगा। अभी आप मुझे बताओ, जब आप घर के अंदर एंटर हुए, आपको ये टाइल का काम दिखा, शोर शराबा दिखा, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, रेगुलर वीडियो भी आ रही है, ये सब बहाने होते हैं। माहौल नहीं मिलता, थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शहर में रह रहे हो तब माहौल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पी रहती है हर सारे टाइम। गांव में रहने वाले को तो और बढ़िया माहौल मिल रहा है, शांति तो चाहिए पढ़ाई के लिए, और क्या चाहिए पढ़ाई के लिए? ऐसा थोड़ी चाहिए कि 10 लोग बैठे हो। मेरा तो कोई दोस्त बना नहीं, दोस्त मेरे हैं, कभी फ़ोन आ गया, बात हो गई, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, बस इतनी। कभी ये नहीं हुआ कि चल यार ये वाला टॉपिक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, मेरा तो नहीं हुआ, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिविल सर्विसेज में मैथ्स ऑप्शन लिया हुआ है, मुझे वहाँ भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी बंदे से कि यार ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, सोल्व करके देना। मेरे से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। और रही बात मटेरियल की, बुक्स की, सब कुछ तो ऑनलाइन मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, गूगल पे मिल रहा है, टेलीग्राम पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, सब टॉपर्स अवेलेबल हैं। इतने सारे टॉपर्स ने अपने चैनल खोले हुए हैं, आप मुझे रीच आउट करो अगर किसी को लगता है कि नहीं आ रहा। मैं डेली के कम से कम 100-150 लोगों के रिप्लाई जो है वो करता हूँ, मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। तो जब मैं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो सकता? मतलब वो तो फिर वो है ना, माहौल वाली बात तो बनाना पड़ता है, माहौल अपने आप से थोड़ी आता है, लगन वाली बात है सारी। दोस्तों आपने देखा होगा एक जो बेलदार होता है वो कभी भी धूप में काम नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी करता है अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती करना पड़ता है। इसी तरीके से उन्होंने खुद कमरे में रह कर के पढ़ाई की है, करनी पड़ती है टॉपर बनने के लिए, और वो कर दिखाया है जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थे। तो टीचिंग करते कहाँ हैं, लेकिन ये आपने क्लियर नहीं किया है, टेलीग्राम, यूट्यूब या किसी ऐप में? जी सर जैसे आप एक यूट्यूबर हैं तो मैं भी यूट्यूबर और एजुकेटर पहले हूँ, टॉपर बाद में बनाऊँ। मैं यूट्यूबर और एजुकेटर बना था 11 महीने पहले या 13 महीने पहले, और जो मैं टॉपर बनाऊँ वो सिर्फ बनाऊँ 2 महीने पहले। तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग और यूट्यूबिंग, एजुकेटिंग, ये सब है शुरुआत से ही। और उसके लिए मैंने 2 मीडियम्स का मेनली यूज़ किया, एक तो अपना यूट्यूब चैनल और दूसरा अपना टेलीग्राम चैनल। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पहले से ही जानते भी हैं, और अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जब मेरे पास आते हैं तो वो मैं पूछता हूँ कि आप मुझे वैसे जानते थे इनके अलावा? तो उन्होंने कहते हैं सर आपको कौन नहीं जानता। तो जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स, जिसमें मैं CAPF के रिगार्डिंग सारी वीडियो डालता हूँ। मैंने टॉपर सीरीज़ भी चलाई है जिसके अंदर मैं दूसरे टॉपर्स, मैं तो खुद हूँ, मेरे तो दूसरे चैनल ले रहे हैं, लेकिन जो दूसरे टॉपर जो नहीं आ पा रहे उनके लिए मैं कर रहा हूँ। और मैं ऑलरेडी 7 या 8 टॉपर्स की वीडियो ले चुका हूँ, और लोगों की भी फ्यूचर के अंदर आती रहेंगी। टॉपर सीरीज़ भी हैं, पेपर 1 की वीडियोज़ भी हैं, पेपर 2 की वीडियोज़ भी हैं, फिजिकल मेडिकल भी है, इंटरव्यू भी है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू मैं पढ़ाता हूँ, UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स, और सेम नाम से UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स, सेम नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, तो ताकि आपको भी राइट गाइडेंस जो वो मिल सके। और डायरेक्टली आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, होता है ना बच्चों के मन में होता है कि जो टॉपर है यार वो क्या करता है, उससे बात करनी है एक बार, या रैंक 1 जो है वो कैसा दिखता है, क्या होता है, क्या खाता है, तो उससे मिलना है, उससे बात करनी है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे सब पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे है। तो UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स, सेम मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, और आप उधर भी मुझे जो है डाउट पूछ सकते हैं अपने। आपके इस गाँव का नाम क्या है? सर मेरे गांव का नाम है झटीकरा, जो कि एक छोटा सा गांव है, नजफगढ़ टाउन के अंदर ये पड़ता है, साउथ वेस्ट दिल्ली। तो झटीकरा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, इधर से ही रह के मैंने स्कूलिंग करी है, और इधर से रह करके ही मैंने पढ़ाई करी है। तो वही है, बस छोटा सा गांव है, इधर ही रह करके अपना सब कुछ किया है। और आप बता रहे थे ये दिल्ली का लास्ट गांव भी है, ऐसा भी है? हाँ, ये दिल्ली का आखिरी गांव है, और इसके बाद हमारा जो है हरियाणा शुरू हो जाता है। दोस्तों ये कहानी थी दिल्ली के लास्ट गांव के छात्र की, जिसको आप लोगों ने देख। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो में, जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं नए, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट को पहले पता नहीं होता है, वो सीनियर को, टॉपर्स को देखते हैं जब भी उन्हें पता चलता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को शिवम सर के चैनल के थ्रू यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले उसको समझो कि क्यों कर रहे हो। पहले तो ये समझो कि वो एग्ज़ाम है क्या,
क्या उसका पैटर्न है, क्या उसमें बुक लिस्ट है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, क्या उसमें पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे लोग बेहद टाइम वेस्ट करते हैं ये पढ़ने में जो आता ही नहीं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। ये जो एग्ज़ाम है इसमें ऐसा क्या है और आप में ऐसा क्या है कि सरकार आपको इस हाई लेवल की पोजीशन में बिठाए। तो वो आपके लिए वाई क्लियर होना चाहिए। मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था। मेरी पूरी फैमिली में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, है भी तो बहुत लोअर लेवल के ऊपर है। मैं कहीं ना कहीं फील करता था कि मुझे अपने गाँव का पहला गजटेड ऑफिसर बनना है, तो मैं वो बना। और ये नहीं सोचा था कभी भी कि टॉपर भी बनना है ऑल इंडिया, तो वो टॉपर बन गए। वो भगवान की देन है, वो मेरे हाथ की चीज़ नहीं है। तो आपका वो वाई क्लियर होना चाहिए। मेरा वाई इसलिए था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ चेंज करना है, कुछ विलेज के लिए चेंज करना है। अभी पहले जटीगरा शायद कोई ना जानता हो, अभी जटीगरा यूट्यूब पे, गूगल पे, इवन ऑल इंडिया रेडियो पे भी मैं गया हूँ तो पहली लाइन वही थी कि मैं जटीगरा से बिलोंग करता हूँ। तो जब आप वो चीज़ कर दोगे कि आपके गाँव का नाम जुड़ जाए कि हाँ अरे वो लड़का है जो उस गाँव का है और वो IPS है, तो वो बड़ा मोटिवेटिंग चीज़ होती है आपके लिए, आपके गांव वालों के लिए। तीसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है और खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपकी फैमिली भी रखेगी, और जब फैमिली रखेगी तो सब रखेंगे, और नहीं भी रखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है। बट अगर आपका नहीं हुआ खुद पे ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस तो आपकी फैमिली का भी नहीं होगा। उनको लगेगा टाइम पास कर रहा है, और उनको ही नहीं जब विश्वास हुआ तो दुनिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे को भी बहुत लोग बोलते थे अरे कब तक इस कमरे में बैठा रहेगा, कब तक ये तैयारी करता रहेगा, भाई कुछ कमा ले, कुछ प्राइवेट ही कर ले। और मैं यही बोलता था कि 1 साल और रुक जाओ, 2 महीने और रुक जाओ, 4 महीने, ये बोलते बोलते 3 साल निकल गए। लेकिन जब वो चीज़ हुई तो लाइफ बदल गई। अभी आपको मैंने एक किस्सा बताया था कि कल 14 अगस्त है और मैं अपने स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, तो उससे बड़ा मोमेंट क्या होगा कि जहाँ पे आप पढ़ते थे आज वहाँ आप चीफ गेस्ट बन के जा रहे हो झंडा फहराने के लिए। इससे बड़ा क्या होगा। तो बस वही बोलना चाहूँगा कि अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखो, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, और तैयारी करते रहो। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। जिसके समय में है, जब है तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। मेरे समय में था, मेरे को 2020 में नहीं मिला, इस समय में नहीं था, 2020 में 6 नंबर से बाहर हो गया, 2021 में सीधी पहली रैंक आई है। क्यों? क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, आपके में भी लिखा हुआ होगा जो होना है, बट अपने एफर्ट्स करते रहना है। मेरे भाग्य में ऐसी चीज़ थी कि सीधा सिलेक्शन ही नहीं, सीधी रैंक बनाई है। और इतिहास वाली चीज़ है वो। मैं ऑल्दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट मैं मानता हूँ मैंने वो चीज़ अचीव कर ली कि UPSC का जो म्यूजियम है उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि रैंक 1 हिमांशु वत्स 2021। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। आपके जो फैमिली के बच्चे, जो फ्यूचर में आपके जो बच्चे होंगे, या आप जब अपनी फैमिली बनाओगे, उनको जब कभी UPSC लेकर के जाओगे, उधर दिखाओगे कि आपका नाम लिखा हुआ है इधर, इससे बड़ा क्या होगा। तो बस उसी के लिए मेहनत करते रहना है। आप अपनी मेहनत करते रहो, मोटिवेटेड रहो और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज़ द की, बाकी सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। गांव का नाम हम भूल रहे थे, वो भी हमने आपको आखिरी में शर्तें पूछ के बता दिया है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।